देखिए, बहुत ही क्लियर मैसेज आप लोगों के लिए कि आपने कहा कि आपको एक मिस कर आपने रिग्रेट किया। बिल्कुल सर। और डेफिनेटली आप इतने इंटेलेक्चुअल हैं, इतने ज़बरदस्त मेहनती हैं, और उसके बाद भी ये लगता है कि अगर मैंने इसको अर्ली स्टेज पे शुरू किया होता तो मेरे लिए चीज़ें और आसान होती। डेफिनेटली हमें बहुत ही कम एज में एक ऑफिसर मिलते तो और भी अच्छा लगता हमें। बट आपकी अचीवमेंट्स वैसे भी पूरे रीजन को, पूरे देश को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करा रही है, हम सभी को बहुत प्राउड फील करा रही है। अब स्ट्रेटजी की बात करें तो आज के समय में जो प्री है वो बहुत ज़्यादा स्विंग करता है, बहुत ज़्यादा। प्री के लिए हमारे बच्चों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर प्री के लिए दो तीन चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो वो थी कि रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना। तो उसमें क्या होता है कि हम जो अभी भी क्वेश्चंस देखिए सर, जो पैटर्न चेंज हुआ है थोड़ा बहुत, उस पैटर्न चेंज होने के बाद में 2017 से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें ताकि हम ये समझ सकें कि व्हाट इज़ एक्चुअली यूपीएससी ट्राइंग टू आस्क, किस तरह के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं। तो हम जो भी पढ़ें फिर हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ें। मैं कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन, हम अगर वो अंडरस्टैंडिंग एक बार डेवलप कर लेंगे तो वो अंडरस्टैंडिंग के बाद में चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। जैसे मेरे लास्ट ईयर सिलेक्शन के बाद में आई हैड वेरी लिमिटेड टाइम, लगभग 1 महीने तक का टाइम था उसी के आसपास। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं पढ़ पाया था, बट वो एक प्रिपरेशन के साथ साथ वो एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी, जिसकी वजह से वो चीज़ इस प्रीलिम्स में आसान हो गई क्लियर करना। तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप कर सकें कि क्या यूपीएससी पूछना चाह रहा है। मान लीजिए मैं अगर किसी भी कोई एक स्पीसीज न्यूज़ में है तो उसके बारे में मैं जान रहा हूँ, तो हमको ये पता होना चाहिए कि उसका IUCN स्टेटस क्या है, वो किस एरिया में मिली है, क्या वो इंडिया में आती है, क्या वो अगर इंडिया में आती है तो किस एरिया से आती है, क्या हो रहा है, कोई ऐसी बॉडी है उसके ऊपर कुछ काम कर रही है क्या। सो वी कैन कीप आस्किंग क्वेश्चंस कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ सर, कुछ बेसिक बुक्स ऐसी हैं जहाँ से क्वेश्चंस हर साल पूछे ही जाते हैं और पूछे ही जाएंगे। जैसे लक्ष्मीकांत बुक है, हम जितनी बार उस बुक को पढ़ेंगे, हर बार मैं अगर मान लीजिए सर मैं बोलता हूँ 30 बार मैंने पढ़ी वो बुक, मैं अगर 31वीं बार पढ़ता हूँ तब भी मुझे बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलता है। हर बार वो बुक कुछ ना कुछ नया सिखा जाती है। तो हम जितनी बार उसको पढ़ते जाएंगे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो एक चीज़ ये होगी कि जो भी रिसोर्सेज हैं मैक्सिमम रिवीजन करते रहें। तीसरी चीज़ ये है कि हम टेस्ट सीरीज़ का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर। टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है कि वी मेक मिस्टेक्स, और जब भी हम कोई टेस्ट देते हैं तो उसमें जो गलती करते हैं वो चीज़ हमेशा हमें याद रहती है। जो क्वेश्चन हम सही करते हैं वो भले हम भूल जाएं, बट जनरली ये ह्यूमन टेंडेंसी की जो चीज़ हम गलत करते हैं लाइफ में वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है कंपेयर टू जो चीज़ हम सही करते हैं। तो अगर हम टेस्ट सीरीज़ देते हैं, बट मेक श्योर कि हम केवल टेस्ट सीरीज़ दे करके अपने मार्क्स देख करके आगे ना बढ़ जाएं। जो भी हमने टेस्ट सीरीज़ दी है उनके आंसर्स को देखें कि उनमें हमने क्या गलतियां की हैं। देन आफ्टर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी ट्राई टू फाइंड आवर ऑप्टिमम स्पॉट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, तो अगर वो 70 भी अटेम्प्ट करते हैं तो उनका क्लियर होने के चांसेस होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी एक्यूरेसी मान लीजिए 60% है, तो अगर वो 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे फिर क्लियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो वाइल प्रैक्टिसिंग विद द टेस्ट सीरीज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये समझ लें कि हमारा ऑप्टिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन कितना होगा और हमको किस स्ट्रेटजी के थ्रू जाना है। तो अब अगर हमको मान लीजिए जैसे मेरी है कि मैं 95 के ऊपर ही करता हूँ, उससे कम करता हूँ तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आता है। तो किसी और की होगी वो 80 तक कर रहा है, किसी और की होगी 85 कर रहा है। तो वाइल प्रैक्टिसिंग पहले 60 क्वेश्चन करके देखिए, बारे में पता एग्जैक्टली 60 क्वेश्चन करके देखिए कितने सही हो रहे हैं, फिर नेक्स्ट 10 करिए कितने सही हो रहे हैं, नेक्स्ट 10 और कीजिए कितने सही हो रहे हैं। उसके हिसाब से हमको समझ में आ जाता है कि हमारा पहले राउंड में इतने सही हो रहे हैं, सेकंड राउंड में। तो ये चीज़ हम 10-15 टेस्ट जब करते हैं उसके बाद में थोड़ा आइडिया लगता है। तो टेस्ट सीरीज़ का एकदम बेहतर इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से 1 से 2 टेस्ट सीरीज़ करनी होती है, बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ भी नहीं करना होता है, बट 1 से 2 टेस्ट सीरीज़ को बहुत अच्छे से कीजिए, उनके सोल्यूशंस पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से हमको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बहुत ध्यान से मैसेज सुना, और मैसेज का जो कोर है वो है कि आप क्वेश्चन पूछें, आप क्यों पढ़ रहे हैं किसी भी टॉपिक को, चाहे न्यूज़पेपर चाहे आप कोई बुक से पढ़ें। आप बुक्स तो सभी कॉमन है, सभी को वो एरिना पता है, लेकिन बुक्स को यूटिलाइज कैसे करना है, उसको कैसे यूज़ करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं और जितना हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ जाएं। और मेरे ख्याल से इस मंच पे अभी तक जितने भी वो कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने सब कॉमन यही बात कही है। हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस। यहाँ हम रेगुलर क्विजेस डाल रहे हैं ऑब्जेक्टिव और सभी के लिए है, और हम इसमें एक फोरम डेवलप कर रहे हैं जिसमें हम मेंस के क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में डाल रहे हैं, ताकि कोई भी बच्चा जो जिसके पास अच्छा एजुकेशन नहीं, पीयर नहीं है, कॉलेज नहीं है, वो भी वहाँ पे आंसर राइटिंग कर सके। एक टेंडेंसी मैंने देखी कि बच्चा कहता है कि साहब पढ़ा ही नहीं मैंने तो मैं क्वेश्चन क्यों करूँ। जो क्विज़ हमने डाला करंट अफेयर्स के, आज के न्यूज़पेपर से,
तो उसको एक बड़ी घबराहट होती है। मैंने देखा कि क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो टेस्ट में 10 बच्चे पहुंचते हैं, 90% बच्चे टेस्ट स्किप करना जो है वो पसंद करते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उस स्टूडेंट को? सर क्विज देना मतलब जनरली इट इज़ मच बेटर कि अगर हम पूरे साल 5-5, 6-6 क्वेश्चंस के 10-10 क्वेश्चन के टेस्ट देते रहें, उससे हमारा एक फ्लो रहता है। और जनरली क्या होता है, कोई भी जब 10 क्वेश्चंस के क्विज डालता है तो उसमें जनरली हम मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हम कोई टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, तो वो टॉपिक के बारे में हम कॉम्प्रिहेंसिवली न्यूज़पेपर सब कुछ नहीं बताता है, बट जो क्विजेज आते हैं डेली बेसिस पे उनमें वो जनरली दे ट्राई टू कवर द होल टॉपिक। तो उससे क्या होता है कि अगर आप भले ही उसको डू नॉट टेक दैट एज चैलेंज की तरह मत लीजिए कि मतलब मुझे कोई कंपटीशन फील करना है। फाइनली वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एंड जो है वो है यूपीएससी का एग्जाम देना। ये सब एक स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन है, तो इसमें फेलियर्स होने से बिल्कुल डरना ही नहीं है। इनमें फेलियर्स होते हैं तो आप उनसे सीखते रहना है। कंपटीशन होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होनी चाहिए, बट चीज़ ये है कि हमारी पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होनी चाहिए कि हम एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट रखें, बट जो गलतियां हों उनसे सीखने की कोशिश करें और अपने आप को मोटिवेटेड रखें कि हम कैसे और आगे बढ़ सकते हैं। मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चन की क्विज है, मैंने आज 4 सही किए, तो आई शुड ट्राई कि नेक्स्ट डे मैं कुछ भी कोशिश करके 5 सही करूंगा, फिर उसको आई विल ट्राई टू टेक इट टू 10 जब भी होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे, जब एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप यूपीएससी के करीब होंगे, आप साल भर में इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपको डराएगा नहीं, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आपको नया नहीं लगेगा। और स्पेशली जब आप जो चीज़ नहीं पढ़े हो, अगर फिर भी आप कुछ अपना माइंड अप्लाई करके कर सकते हो उस क्वेश्चन को, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा खुशी मिलती है, इंप्रूवमेंट्स हो जाती हैं। एग्जैक्टली सर। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगा, 2017 के प्रीलिम्स में आई थिंक आया था क्वेश्चन, एक था कूनो पालपुर के ऊपर था कि कहीं पे एशियाटिक लायन का री इंट्रोडक्शन था। मुझे उसके बारे में ज़रा भी आइडिया नहीं था कि वो क्वेश्चन क्या पूछा है, बट लेकिन मैंने बस इतना सुना था कि ये जहाँ भी हो रहा है वो एमपी में री इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि मैंने बस ऑप्शंस देखे कि कौन कौन से इसमें से नेशनल पार्क एमपी में है, तो एक ही नेशनल पार्क था जो एमपी में था, बाकी जो 3 ऑप्शंस थे वो अलग अलग जगह थे, तो वहाँ पे हो गया। अच्छा, यूपीएससी के क्वेश्चंस भी आपका कई बार ना इंटेलेक्चुअल ट्रेड, वो मेमोरी नहीं चेक करते हैं, वो ये समझते हैं कि आप लास्ट पॉइंट तक अपना जो पेशेंस उसको होल्ड करके कैसे रख पाओगे और बिना घबराए आप उसके एक एक पॉइंट को स्क्रूटनाइज कैसे करोगे। और जो मैसेज दिया बहुत क्लियर है कि जो टेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं वो आपके डर को ख़त्म करती हैं, टेस्ट की लैंग्वेज से आपको जोड़ती हैं कि वो बेसिकली क्या हमसे बेसिक गलतियाँ हो सकती हैं। और मेरे ख्याल से जो हमने इनिशिएटिव लिया उजांग टेस्ट प्रैक्टिस में, और आपकी तरफ से मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि बच्चों को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना चाहिए। और जब ये सभी के लिए ओपन है, सभी के लिए सेगमेंट्स हैं, तो डरना क्यों? इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आप उठिए, 10-20 क्वेश्चन जो भी आप कर सकते हैं, एटलीस्ट क्वेश्चन की लैंग्वेजेस के साथ आपकी जो है एक अच्छी खासी एक पकड़ बनेगी, और धीरे धीरे ऑप्शंस कई बार आपके क्वेश्चन का बेस बन जाते हैं, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। सफ़र आगे बढ़ाते हैं और मेंस के बारे में बात करते हैं। मेंस को लेकर बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं। एक, पढ़ना बहुत पड़ता है। दूसरा, पढ़ तो लें लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पढ़ लिया है तो एग्ज़ाम में लिख लेंगे। चलिए, मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिए, अब आप इन तीनों का क्लैरिफिकेशन दीजिए। ये वो क्वेश्चन है जो हमारे स्टूडेंट के बीच में है, और शायद जब भी आप भी स्टूडेंट रहे होंगे तो आपके दिमाग में भी ये चीज़ें आती होंगी, यार हम लिखें क्यों, अब हमें पढ़ना आता है, हमने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, हम वहाँ जाके एग्ज़ाम में लिख लेंगे, राइट। क्या जो हमारा जीएस है, चारों पेपर, उसको क्वालिफाई करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा? पहली चीज़ तो सर पढ़ना तो डेफिनेटली पड़ेगा, मतलब उसके बिना तो वो तो बेसिक है। बिल्कुल जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक तो कोई भी चीज़ अंडरस्टैंडिंग। बहुत पढ़ने वाली बात है कि 18 घंटे 20 घंटे नहीं सर, मतलब ऐसा कुछ नहीं है 18 घंटे 20 घंटे। बच्चे मुझसे कहते हैं सर वो मैंने फलाना टॉपर का वीडियो देखा, वो सर 18-20 घंटे पढ़ते थे। सब मेरे हिसाब से सर कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है रेदर देन क्वांटिटी। मतलब क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटी विद कंसिस्टेंसी, दैट इज़ व्हाट मेरा सजेशन रहेगा। कि सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 6-7 घंटे भी पढ़ के बहुत अच्छा कर लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10-12 घंटे करके वही चीज़ करेंगे। तो आप अपनी कैपेसिटी जानिए कि आपकी माइंड की कैपेसिटी क्या है, आपको कितना टाइम डिवोट करना पड़ेगा। दूसरे को देखा देखी नहीं करना है। बिल्कुल, इसमें कोई कंपटीशन नहीं। हम क्या कर सकते हैं, हमारी एक कैपेसिटी है, हमको वो समझने की ज़रूरत है। अगर कोई टॉपिक मुझे नहीं समझ में आ रही है, वक्त लग रहा है, तो मैं उसको जल्दी कर लूँगा तो फिर से दोबारा वक्त लगेगा। बिल्कुल। तो इसलिए मैं क्यों ना वक्त देकर उसको सही से कर लूँ। तो ये है कि ऐसा हमको बिल्कुल, तैयारी तो एक चीज़ है, उसके साथ में लाइफ भी जीनी है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम पढ़ाई को बिल्कुल दें, कंसिस्टेंसी दें, 10 घंटे दें, 8 घंटे दें, इसके आसपास दे सकते हैं। उसके बियॉन्ड हमारी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है।
तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल जितना भी पढ़ें कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें, और लाइफ में और भी चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, कुछ स्पोर्ट्स में खुद को इन्वॉल्व रखें, ठीक है, पेरेंट्स फैमिली को इन्वॉल्व रखें, उनके साथ दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब लाइफ को हम बिल्कुल कट आउट कर दें, सब कुछ बैलेंस चलते रहना चाहिए लाइफ में, और उसके बाद भी वी ऑल कैन अचीव। मतलब कोई भी चीज़ एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई भी अच्छी हो सकती है, साथ में करिकुलर एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा रखना, बिल्कुल फ्रेश रखना बहुत ही ज़रूरी है। हेल्थ पे बड़ा बच्चे हेल्थ को बिल्कुल किनारे कर देते हैं, थोड़ा बहुत हेल्थ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे मेंटल हेल्थ हो चाहे फिजिकल हेल्थ हो। हाँ, मेंटल हेल्थ तो सर अभी के एस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो, क्योंकि इतने चैलेंजिंग फेजेस रहे हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो इस टाइम पे तो मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए कि मेंटल हेल्थ में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कैसे कैसे हम परेशान हो रहे हैं। हमको ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से प्रॉब्लम शेयर करें और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुने इस टाइम पे। जी सर। अच्छा, राइटिंग के बारे में आपका क्या कहना है कि हम जो आंसर राइटिंग करते हैं, ये क्या आपकी स्ट्रेंथ रही है, आपकी वीकनेस रही है? सर जीएस तो मतलब अभी तक के जो इससे पहले 2 अटेम्प्ट्स थे उसमें मेरे जीएस में ठीक मार्क्स थे, तो आई वुड से कि नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बट मतलब ठीक था। तो उस हिसाब से मतलब जनरली जितने मार्क्स आते थे उसमें जीएस में अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो ये था कि मैंने जब तैयारी शुरू की थी, तो मैंने प्रीलिम्स की तैयारी तो शुरू की थी, बट मुझे लगता है मैंने जब जिस दिन से मुझे ये समझ में आया कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, उसके बाद से मैंने आंसर राइटिंग शुरू कर दी थी। राइट। और बस हाँ, ये चीज़ था कि मैं एस्से की राइटिंग नहीं कर पाया था, और उसका मतलब मुझे लॉस भी हुआ। पहले अटेम्प्ट जब मैंने दिया था, तो जो पहले अटेम्प्ट में जो मैंने एस्से लिखा था वो सीधा यूपीएससी में लिखा था, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, कोई प्रैक्टिस बिल्कुल एस्से की मैं प्रैक्टिस करके नहीं। अच्छा, एक बड़ा वो मिथ भी रहता है कि नहीं यार आता तो है, ये सब दिमाग में है, वहाँ कॉपी में लिख लेंगे। नहीं सर, मुश्किल होती है, मतलब मुझे जितना लगा, मैं तो चूज़ ही नहीं कर पा रहा था कि कौन सा एस्से लिखना है और क्या स्ट्रक्चर बनाना है। बिल्कुल, तो मैं तो ये कहूँगा जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो, क्योंकि बहुत चीज़ों का खेल है। फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने एक बड़ा यूनिक आंसर राइटिंग बैच शुरू किया, और जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस होती हैं उनको लेकर आया कि कितनी माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करनी होती है। तो एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आया मेरे सामने कि सर अभी तो हम बिगिनर हैं, अभी हम आंसर राइटिंग करके क्या करेंगे, हमारे किसी काम का नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि ये एक ऐसी स्किल है जिसको सीखने में अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है आपको। ये आप ये सोच रहे हैं कि मुझे आता है और मैं अपने थॉट्स को किसी भी तरह से लिख दूंगा, तो ये कंपटीशन है, वहाँ पे एग्जामिनर को जो बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा वो मार्क्स लेकर जाएगा। और कंपटीशन तो इतना हाई है कि एक एक मार्क्स के लिए मतलब जिसे कहते हैं ना कि भयानक जो है वो फाइट होती है। तो आप इसमें क्या सजेशन देना चाहेंगे बच्चों को? आंसर राइटिंग जो स्किल है थोड़ा टाइम लेती है, उसमें मतलब कई चीज़ें हैं कि पहली चीज़ कि कौन सा कंटेंट किन वर्ड्स को यूज़ करके कैसे डालना है, किस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरीके का फ्लो होना चाहिए, कितनी स्पीड होनी चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस को सही तरीके से कवर कर सकें। तो बेसिकली 4 चीज़ें जो जाती हैं वो है कंटेंट है, स्ट्रक्चर है, फ्लो है, और फिर फाइनली स्पीड है। फ्लो तो बच्चों का इतना मिसिंग होता है, स्पेशली ऐसे में तो पूरी तरह से गायब हो जाता है। वही चीज़ है सर, तो जो बात पहले कहनी चाहिए उसको लास्ट में कहते हैं, फिर उसको संभालने के लिए बीच में स्ट्रक्चर डाल देते हैं, ट्रांजिशन वर्ड्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो पता ही नहीं चलता वो कहना किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर वो ज़्यादातर ऐसी कंडीशन में पैसिव स्टेटमेंट्स बहुत यूज़ करने लगते हैं। तो ये चीज़ें हैं, और ये आपको मैसेज बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि अर्ली स्टेज में आप आंसर राइटिंग शुरू करें। और मैं जितने भी स्टूडेंट्स अपने मिला, सब ने एक ही बात की जो सक्सेसफुल हैं कि राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जो भी आप पढ़ रहे हैं उस पर राइट करना शुरू करिए। मतलब आप नॉर्मल ग्रुप्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स का, आपस में चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी रही, आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करके चलते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, और वो है एनसीईआरटीज़ को लेकर। क्या एनसीईआरटी आपने पढ़ी? बिल्कुल सर। और क्या आप मानते हैं कि प्री कम से कम क्वालिफाई या अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में एनसीईआरटी अपनी एक भूमिका निभाता है? बिल्कुल, मतलब एनसीईआरटी तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जैसे अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली बुक है वो पढ़ें, बहुत क्लैरिटी के साथ बहुत सिंपल वर्ड्स में चीज़ों को समझाया है। या तो हिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी ही पढ़नी है, हिस्ट्री के लिए एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न के लिए मतलब स्पेक्ट्रम तो हम डेफिनेटली पढ़ते हैं, बट एट द सेम टाइम एनसीईआरटी एंशिएंट और मिडिवल के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो और ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी के लिए बिल्कुल। तो सर मतलब एनसीईआरटी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए और काफ़ी क्लियर और सिंपल वर्ड्स में जो चीज़ों को समझाया है। क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टली एनसीईआरटी के कुछ बिल्कुल आते हैं, बहुत ही अच्छे जो है क्वेश्चन वहाँ बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो छोटे बच्चों के लिए जो लिखी गई है वो हमें हमारे सब्जेक्ट के साथ अटैच करती है। स्पेशली अगर आप मतलब ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से नहीं, आप डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, तो एनसीईआरटी आपको बेसिकली एक लैंग्वेज देती है कि आप अपने सब्जेक्ट के साथ अटैच कैसे हो सकते हैं।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मतलब उनको बहुत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपर्ट्स ने बहुत कुछ सोच करके फिर बनाया है, ताकि मतलब हम उसमें से एक ऐसे मतलब मैसेजेस को बहुत क्लियर और कॉन्साइज मैनर में चीज़ों को लिखा हुआ है, ताकि हम बहुत कुछ सीख लें बहुत ही कम वर्ड्स में भी, एट द सेम टाइम बहुत क्लैरिटी के साथ में। बिल्कुल। तो वो चीज़ जो एनसीईआरटी में, वो बात बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल हमको और किताबों की ज़रूरत पड़ेगी, जो बेसिक कंटेंट्स हैं जिनके बारे में सारे बच्चे जानते होंगे, बिल्कुल उनकी ज़रूरत पड़ेगी। बट लेकिन ये है कि एनसीईआरटी जो है वो फाउंडेशन क्रिएट करता है बहुत। तो वो चीज़ है सर। या स्टार्टिंग के लिए कि अपने सब्जेक्ट के साथ आप अटैच हो जाएं। आप मानते हैं कि जब तक आप अपने सब्जेक्ट के साथ अटैच नहीं होंगे तब तक आप इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, तब तक आप इसकी गहराई में नहीं जा पाएंगे। मतलब बहुत से लोग किताब उठाते हैं, विपिन चंद्रा उठा ली, लक्ष्मीकांत उठा ली, बट वो ये नहीं जानते कि ये किताब के साथ मुझे अटैच कैसे होना है, मुझे इससे क्या निकालना है। आपने कहा 30 बार भी पढ़ लो, यहाँ लोगों से 3 बार नहीं पढ़ी जाती है, वो खत्म ही नहीं होती, ऐसा लगता है शुरू तो हो गई, खत्म कब होगी ये। तो अटैचमेंट किसी भी बुक के साथ मानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है? सर मैं मानता हूँ कि गोल के साथ अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने गोल के साथ खुद को अटैच कर लेंगे, मतलब लाइक व्हाट आई यूज्ड टू ट्राई, कि मैं अगर दिन भर जब भी मैं पढ़ाई करता था, ये वीक भर में मैं क्वेश्चन करता था खुद से कि क्या मैं जस्टिस कर रहा हूँ चीज़ों के साथ में, अपनी मतलब जिस फील्ड को, जिस भी गोल को मैं एस्पायर कर रहा हूँ, क्या मैं उस चीज़ के लिए जस्टिस कर रहा हूँ, जो भी टाइम दे रहा हूँ। तो ये है कि जब हम अपने आप को अपने गोल के साथ अटैच कर लेंगे, हम जो अचीव करना चाहते हैं उसके लिए एकदम पूरी तरीके से एकदम रुझान के साथ करेंगे, तो फिर हम उनमें एक इंटरेस्ट डेवलप कर पाएंगे खुद को, फिर हम किताबों से और जो भी चीज़ें ज़रूरत है उनसे अटैच कर पाएंगे। तो ये तो चीज़ सही है सर। कोई भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हमको ज़रूरत है कि मतलब एक डीपर अंडरस्टैंडिंग, ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हमको ये ज़रूरत है समझने की, प्रॉपर थोड़ा अंदर तक जाने के लिए। तो ये है कि अटैचमेंट और इंटरेस्ट तो ज़रूरी है किताबों। राइट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही आपने। लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो आप क्या मैसेज हमारे ओजांकियंस को देना चाहेंगे, स्पेशली वो जो अभी अंडर ग्रेजुएट हैं, वो जो अभी से बहुत ही एनर्जेटिक बच्चे हैं ये, और बहुत ही कम एज में इन्होंने अपनी गोल की क्लैरिटी सेट कर ली है, बट अपने आसपास के समाज में इनको बहुत सी नेगेटिविटी सुननी पड़ती है। बहुत से बच्चे हमारे गांव देहात के भी हैं, बहुत ही ऐसे इलाकों से भी हैं जहां से आप जिस तरह फाइट करके आए, इंफ्रास्ट्रक्चर लैक है, वहाँ पर एजुकेशन को लेकर एक बहुत ही अजीब सा बिहेवियर है कि आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। मैं कई गवर्नमेंट स्कूल में भी जाता हूँ, रूरल एरिया में सेमिनार लेने जाता हूँ, तो वहाँ पे बोला जाता है कि बस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 4th ग्रेड है उसका एग्ज़ाम देना है, लड़की को बोला जाता है होम साइंस लेना है, ये सब तुम सपने नहीं देख सकते। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इन बच्चों को? सर पहले तो आई वुड लाइक टू विश देम बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर फ्यूचर एंडेवर्स, कि वो जो भी करें अच्छा करें। सेकेंड चीज़ मेरा मैसेज यही रहेगा कि अगर मैं ऐसे फील्ड से सेम उसी सोसाइटी में रह के जहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एस्पायर कर रहे हैं बहुत सारे गोल्स के लिए, अगर वहाँ पे उन चीज़ों पे ऐसे स्ट्रगल फेस के थ्रू हो करके यहाँ पे अचीव कर सकता हूँ, तो आई वुड से कि हैव बिलीफ इन योर सेल्फ, कि आफ्टर लाइक 2 to 3 years लाइक बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ बैठ करके वही चीज़ कर रहे होंगे, आपके साथ हो सकता है होपफुली बैठ के इंटरव्यू दे रहे होंगे। बिल्कुल। तो मैं, और उन्हें देना चाहिए। बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूँ। एक बहुत क्वेश्चन का सामना करना पड़ रहा है हर साल जब रिजल्ट आ रहा है, और मुझे लगता है कि आपसे बेस्ट पर्सन नहीं हो सकता इसमें कोई जवाब देने के लिए। आप एक ऐसे रीज़न से हैं कि आपके घरों में अंग्रेजी बोली जाती है? नहीं सर, अभी तो भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी बोली जाती है? जी सर। पूरा हिंदी बेल्ट है और पूरा भोजपुरी बेल्ट है। बिल्कुल। आप आज यूपीएससी एक सफल कैंडिडेट के रूप में हैं, आज आप यहाँ बैठे हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा आप ज्वाइन करने जा रहे हैं। आज एक बहुत बड़ी बात चल रही है कि हिंदी वालों का सिलेक्शन नहीं होता, केवल इंग्लिश वाला ही सिलेक्शन लेता है, और आप उस ज़मीन से जुड़ कर आए हैं जहाँ एक हॉस्पिटल जाने के लिए 80 किलोमीटर ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। और ये मुझे लगता है कि आप सबसे बेहतरीन व्यक्ति होंगे, और आपने एक अनुभव अपना साझा किया था जब आपके यहाँ प्लेसमेंट हो रही थी। तो मैं चाहूँगा कि मेरी ऑडियंस से आप वो पूरी बात डिस्कस करें, ताकि एक मैसेज क्लियर हो कि जिस दिन आप सोच लेते हैं कि मुझे करना है, उस दिन ये लैंग्वेज का बैरियर ख़त्म हो जाता है। ये एक मिथ है जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है, और आप जो सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा निकल कर जा रहे हैं। और मैं बहुत क्लियर बता दूं कि हमारे अभी भी क्षेत्रों में हम लोग घर में खड़ी बोली भी अक्सर नहीं बोलते, हम भोजपुरी में ही बात कर लेते हैं, और वहाँ लगभग सभी परिवार ऐसे हैं। और शिक्षा को लेकर कोई बहुत बड़ा आडंबर नहीं है कि वो बड़े कॉन्वेंट टाइप के स्कूल वहाँ बड़े मुश्किल से देखने को मिलते हैं, और आज से कुछ साल पहले तो और भी जो है वो पिछड़ा, और एक छोटे आपको अस्पताल जाना है, आपको कहीं भी जाना है तो आपको बहुत दूरी तय करनी पड़ती है। तो वहाँ से पहुँच कर आज आप भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो क्या एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? मैसेज आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। सर ये चीज़ है कि
बिल्कुल लैंग्वेज कई चीज़ों में इम्पॉर्टेंट हो जाती है, बट लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। मतलब इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज, बट इट इज़ नॉट अ बैरियर। मतलब हम जब भी किसी स्टेज ऑफ लाइफ में पहुंचते हैं तो वहाँ पे ऐसे चैलेंजेस होंगे, बट हमको व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम उन बैरियर से ओवरकम करें। तो जो जो चीज़ की आप बात कर रहे थे सर, उसमें जैसे मैं जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पहुंचा था, तो उसमें मुझे कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक इंग्लिश नहीं आती थी। क्या बात है। तो वहाँ पे आई स्टिल रिमेंबर, मैं साउथ में? जी, मैं जहाँ तो, पर हिंदी कोई नहीं जानता, मतलब हाँ थोड़ा, तो आई स्टिल रिमेंबर कि हमारी लाइफ स्किल्स की क्लासेस थी। और वहाँ पे मैम ने काफ़ी बच्चों के बीच में मुझे ही खड़ा किया कि आपको बोलना है, और चेस, आई स्टिल रिमेंबर द टॉपिक कि चेस के बारे में मुझे 2 मिनट बोलना था, और मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। मुझे मतलब ज़रा भी कि मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। यही हालत मेरी हुई थी। वही चीज़ है कि मतलब, तो बट लेकिन एक था कि विल पावर था कि मैं कोशिश करूँगा और लोगों से सीखूंगा और बोलने की कोशिश करूंगा, और मैं बिल्कुल ये हेजिटेट नहीं करूंगा कि मैं अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो कोई मजाक उड़ाएगा, या कुछ ऐसा करूंगा तो कोई वैसा कहेगा, या जो भी है। तो उससे करते करते आगे आने वाले 4 सालों में मैंने मतलब अब तो इंग्लिश माशाल्लाह मतलब कुछ भी मैं बोल सकता हूँ, उतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। बिल्कुल थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट वी विल कीप लर्निंग। तो हमको व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वी शुड एस्पायर टू लर्न। हम अगर चीज़ें सीखेंगे तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल बैरियर नहीं बनेगी, और हम धीमे धीमे करके सब कुछ सीख सकते हैं। और आप किसी भी फील्ड में हो, मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो मराठी लैंग्वेज से लिखे हैं एग्जामिनेशन, और उनका इंटरव्यू की कॉल आई थी। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हिंदी से लिखे हैं, उनकी भी इंटरव्यू की कॉल आई थी। तो यूपीएससी सबको अपॉर्चुनिटीज़ देता है। इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, इट डिपेंड्स ऑन कि हाउ फोकस्ड यू आर इन योर अप्रोच एंड हाउ राइट यू आर इन योर अप्रोच। तो हमारा लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर एट ऑल। ये बस ये है कि हम चीज़ों को सीख करके अगर सही डायरेक्शन में करेंगे तो बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। मैं चाहूँगा कि ऑडियंस को आप वो किस्सा बताएं जो आपके प्लेसमेंट ऑफिसर ने आपके साथ शेयर किया था। मतलब ऐसा था कि मतलब मुझे जब मैं जेई में गया था तो मुझे आईआईटी कानपुर में मिल सकता था और आईआईटी मद्रास में मिल सकता था। तो व्हेन आई वाज सिटिंग फॉर, इट वाज नॉट फॉर प्लेसमेंट सर, ये उसके इंटर्न के लिए थी। तो इंटर्न में जो सर आए हुए थे, उन्होंने सबसे पहले उनका रिएक्शन यही था कि वो नॉर्थ बेल्ट से थे, तो वो मुझसे पूछा कि तुम्हारी रैंक क्या थी। तो मैंने रैंक उनको बताई, तो वो कह रहे हैं कि तुम तो आईआईटी कानपुर भी जा सकते थे, तो यहाँ क्यों आ गए भैया। मतलब प्रॉपर हमारी जो लैंग्वेज होती, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा। तो उनको एक्सप्लेन किया सर कि क्यों आना ज़रूरी था यहाँ पे, ताकि चीज़ों को भी सीख सकें। तो ही वॉज फाइनली वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तो मतलब आप अपने कंफर्ट जोन से निकले। आपको ये था कि अगर मैं इसी बेल्ट में रह गया तो मैं दूसरी लैंग्वेज नहीं सीख पाऊंगा। हाँ वही है, और अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, ह्यूमन जर्नी अपने आप को एक्सप्लोर करने की जर्नी होती है, और हमें और एक्सप्लोरेशन के बीच में जानते हो कौन खड़ा होता है? सिर्फ एक चीज़, हमारा डर। जिस दिन आप उस डर को किनारे कर ले गए, अपने जीवन को, आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना शुरू कर दोगे। देखिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आईआईटी कानपुर भी जा सकते थे। आप एक ऐसी दुनिया में गए जहाँ कम से कम, जहाँ जिस क्षेत्र के आप हैं, मैं भी उसी क्षेत्र का हूँ, मैं जानता हूँ कि हमारे लिए वो दुनिया कितनी, बाप आपका सबसे बड़ा, अरे इतनी दूर कहाँ जा रहे हो, कानपुर तो पास में, बस पकड़ के चले जाएंगे, ठीक है। अब कौन जाएगा तुम्हारा मद्रास इतनी दूर तुमसे मिलने। दूसरा, वहाँ का कल्चर, कुजीन, खाना पीना, भाषा, सब कुछ अलग, एक अलग ही कल्चरल डाइवर्सिटी है वहाँ पे हमारे पास। तो मुझे लगता है कि जो आपने वो एक शुरुआती दौर में डर फेस किया और आप उस डर से निकले, तो आपने खुद को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। वही जो मतलब स्टार्टिंग की थोड़ी झिझक थी, बट उस झिझक से आगे बढ़ा तो मतलब 4 ईयर जो रहे आईआईटी मद्रास के, दे वर वेरी वंडरफुल। मतलब मैं ऐसे लोगों से मिला और किसी ने कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं किया। आपने देखा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कुछ सर, मतलब लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस। लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, क्योंकि हम अपने जब भी अपने ही एरिना में जब रहते हैं तो हम केवल वही चीज़ें जो हम देख सुन रहे हैं उसी के साथ जाते हैं। उनका जो स्टडी कल्चर है बहुत ही बेहतरीन है, उनके जो कुजीन, उनका कस्टम अलग ही लेवल पे है। बिल्कुल। तो देखिए, मैं आपसे यही कहूँगा और एक मैसेज क्लियर देना चाहता हूँ कि जो लैंग्वेज को लेकर हम रस्साकसी कर रहे हैं, उससे निकल कर हम ये समझें कि यूपीएससी नॉलेज का एग्जाम है, और 2 लैंग्वेजेस को जानना कोई बुरी बात नहीं है। आप अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे, और सिर्फ मैटर झिझक का है। इनको भी जब उनकी टीचर ने खड़ा किया तो हिंदी बेल्ट के होने की वजह से एक शब्द नहीं बोल पाए। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। लेकिन जब हम उस झिझक से निकल जाते हैं तो हमें लगता है ये लैंग्वेज ही तो है, खुद को एक्सप्रेस ही तो करना है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, मुझे अपने बारे में बताना है और मुझे उसके बारे में पता नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो यहाँ पर मैं मैसेज देना चाहूँगा कि इस झिझक से निकलो, ज़्यादा सीखने की कोशिश करो, यूपीएससी आपका है। और अगर आप ऐसी जगहों से आकर इतना बेहतरीन कर सकते हैं तो कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। तो पूरे परिवार की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में आप एक ऐसे ब्यूरोक्रेट के रूप में निकलेंगे जो बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
आपने वो तकलीफ़ें देखी हैं, आपने वो एक बैकवर्डनेस देखा है, और हमारी ये दुआएं हैं आपके लिए कि आप पूरी लाइफ में जहाँ भी रहें एक चमकते सितारे के रूप में, और Thank you so हज़ारों much. जिंदगियों में आप चेंज लेकर आएँ। थैंक यू। सिर्फ आप अपनी जॉब मत एंजॉय करें, आप चेंज लेकर आएँ। और जब हम अखबार खोलें तो उसमें आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ के एक बार लगे कि हाँ, मतलब आपने कुछ हासिल किया है। बिल्कुल सर, मैं डेफिनेटली तो पूरी सभी कोशिश करूंगा। ओजांकियंस, अब हम विदा करते हैं सर को, और उम्मीद करते हैं कि बातचीत आपको पसंद आई होगी, एक मंजिल मिली होगी, रास्ता मिला होगा। और बातचीत का जो कोर है कि ऐसा शख्स जो सुविधाओं से दूर था, ऐसा शख्स जो अपने क्षेत्र में जहाँ पर जो सुविधाएं वो बहुत दूर दूर तक नहीं थी, रास्ता नहीं था, लेकिन पहली चीज़ कि माँ बाप ने एक सपने को कंसीव किया, एक सपना देखा, अपने बच्चे में इन्वेस्ट करने का भरोसा पैदा किया। तो पहला मैसेज तो उन सभी पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चे के एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, उसको इम्पोर्टेंस दीजिए। समझिए कि ये एक ऐसा रिटर्न है जो जीवन भर आपको और पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को एक पावरफुल एम्पावर करेगा। दूसरा, अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात करूं तो कभी भी अपने आसपास के माहौल को, अपनी जो लैक ऑफ फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमी, उसको कभी बहाना मत बनाइए, बहाना मत बनाइए। अगर आज ये इस सफ़र को पूरा करके IAS बन सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं, और नहीं हो तो कभी चलिए आप हमारे साथ, इनके साथ, और ज़रा दर्शन करके आइए उस कछार क्षेत्र का। आपको पता चलेगा कि सुविधा के नाम पर वहाँ पर क्या चीज़ें उपलब्ध रहती हैं, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल्स, ये सब चीज़ें तो मेरे ख्याल से बड़े दूर दूर तक सपनों में भी नहीं जल्दी हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन बात है इरादों की, बात है कि आपके अंदर कितना फौलाद है, और जब आप चल पड़ते हैं ना तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो आज के बाद कभी भी किसी भी चीज़ का रोना नहीं रोना है, बहाना नहीं बनाना है, लड़ना है, और हमारे हाथ में सिर्फ लड़ना है। रिजल्ट फेवर में आएगा नहीं आएगा डजेंट मैटर, बट इतना तो तय है पर्सनालिटी ज़रूर निखर कर सामने आ जाएगी। बिल्कुल। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू, और Thank you, इस पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। टेक केयर।